हेलो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के इस पीरियड में यदि कोई देश सबसे ज़्यादा चर्चित आज है तो वो है चाइना, चीन। क्योंकि चीन से ही इस वायरस का जो है आगाज़ हुआ है, ये इंट्रोड्यूस हो गया है और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया है। आज लोग चीन को बहुत इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं और कुछ तो ये भी आरोप कर लगा रहे हैं कि चीन ने जानबूझ के इस वायरस को जो है डेवलप किया है और इसका विस्तार किया है। खैर, जो भी हो, चीन चूँकि इतना चर्चित है तो थोड़ी जिज्ञासा ये भी होती है कि चीन कैसा देश है, चीन किस तरह से विकसित हुआ है। और चूँकि हम जो है हमारा जो फील्ड है वो इसी तरह का है कि हम देशों को जानने की कोशिश करते हैं, तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चीन एक देश के रूप में विकसित हुआ है। चीन का जो आधुनिक चीन का जो इतिहास है वो देखने की कोशिश आज हम करेंगे। और आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल, विच इज़ अ चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोज़, एंड आई एम योर फ्रेंड सुनील सिंह। शुरू करते हैं, पढ़ेंगे चीन और चीन का आधुनिक इतिहास। चीन, चाइना। देखिए, चीन जो है वो भारत के उत्तर में एक भारत के जो नॉर्थ है वहाँ एक बड़ा देश है। और अगर देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश है। लेकिन जो है आधुनिक काल में यहाँ पर जो है ख़ासतौर पे आधुनिक काल के जो शुरुआती भाग है या कहें कि मध्यकाल से, वहाँ पर जो है राजतंत्रीय शासन था। और वहाँ पर जो मोनार्कियल स्टेट था, राजतंत्रीय शासन था, वो अलग अलग वंश का रहा है। लेकिन 17वीं शताब्दी से यहाँ पर एक मंचू वंश का शासन रहा है। मंचू बोलते हैं इसको, या क्विंग डायनेस्टी भी बोलते हैं, कुछ लोग शिंग डायनेस्टी भी बोलते हैं। चिंग बोलो, शिंग बोलो, ये एक वंश है। इसका शासन चलता रहा 17वीं शताब्दी से, 17th सेंचुरी से। 17वीं शताब्दी से यानी लगभग 1660-65 से यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद ये चलता है 1912 तक, मतलब 20वीं शताब्दी तक मंचू वंश के लोगों ने ही चीन में शासन किया है। तो राजतंत्रीय शासन था। हालांकि इसका जो लेटर फेज है, इसका जो बाद का पीरियड है, वो बहुत कमज़ोर रहा। ख़ास तौर पे तब जबकि एक बहुत माइनर बच्चा जो है यहाँ पर शासक था और शासन जो है वो था एक रानी के हाथ में, जिसको त्सु हसी कहा जाता था। त्सु हसी, शी वॉज द क्वीन और मोस्टली द रूल was handled by her। वो शासक क्या नहीं है, ध्यान रखिए, वो रानी है। शासक तो कोई राजा ही था, पर एज द किंग was minor, the rule was actually handled and conducted by त्सु हसी। तो इसके हाथ में शासन था। लेकिन इसके समय शासन जो है वो बहुत प्रभावी नहीं था, वो बहुत शौर्यवान नहीं था, वो बहुत जो है बहुत प्रसिद्धि वाला नहीं था। और यही वो पीरियड है जबकि औपनिवेशिक शक्तियों की नज़र जो है वो चीन पर गई। धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां थी, बड़े कॉलोनियल पावर्स ऑफ यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, रसिया और इवन अमेरिका, इवन जापान, ऐसे देशों की गिद्ध दृष्टि जो है वो चीन पर पड़ी। तो ये देश जो है चीन को पर अधिकार करना चाहते थे ताकि चीन के साथ ट्रेड कर सके। लेकिन चीन, देखिए, चीन जो है शुरू में एक बंद व्यवस्था था। चाइना वॉज ए क्लोज सिस्टम। बंद व्यवस्था का तात्पर्य भी आप समझिए। क्लोज सिस्टम का मतलब, क्लोज्ड सिस्टम यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये कि ना वो किसी को निर्यात करते हैं, ना किसी से आयात करते हैं, ना किसी से लेना, ना किसी से देना। सिंपल, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कबीर ने जैसे कहा है। तो ना किसी को देते थे, ना किसी से लेते थे, ना निर्यात ना आयात, बंद अर्थव्यवस्था थी। लेकिन देखिए, कोई भी बंद अर्थव्यवस्था किसी भी औपनिवेशिक शक्ति के लिए खराब है, क्योंकि औपनिवेशिक शक्तियां तो धीरे धीरे ट्रेड करना चाहते हैं और ट्रेड करने के बाद धीरे धीरे वहाँ पर पॉलिटिकल अपना एक्वायरमेंट करना चाहते हैं, राजनीतिक कब्जा करना चाहते हैं। तो ये बाधा थी। और ध्यान रखिए, ये वो पीरियड है
जब ब्रिटेन ऑलरेडी या ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी भारत में अधिकार कर चुका था, तो वो भारत से आगे धीरे धीरे एशिया में दूसरे देशों में अपना औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और इसी पीरियड में जो है इंग्लैंड ने चीन के कुछ क्षेत्रों को अधिकार करने की या वहाँ व्यापार की अनुमति प्राप्त करने की कोशिश की। और इसी क्रम में चीन का ब्रिटेन से युद्ध हुआ। उन युद्धों को हम अफीम का युद्ध कहते हैं, अफीम का युद्ध या ओपियम वार कहते हैं, ओपियम वार्स। 2 बार हुए हैं ओपियम वार। एक 1840 से 42 के बीच हुआ है, 1840-42, ये इंग्लैंड और चीन के बीच में हुआ। और ओपियम वार क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि इंग्लैंड भारत में उसमें अफीम बहुत होती थी, खासतौर पर वेस्टर्न पार्ट में। आज भी वेस्टर्न पार्ट में अफीम बहुत हो रही है। तो अफीम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत से अफीम का निर्यात करती थी चीन को। लेकिन अफीम जो है चूंकि वो एक नशीला पदार्थ है और इस कारण जो है चीन उसको अपने आप बुलाना नहीं चाहता था। चीन जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देता था सामाजिक शुचिता पर, और उनको लगता था कि अगर अफीम की लत जो है चीनियों को लग गई तो उनका युवा पूरी तरह से दिग्भ्रमित हो जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो देश कमज़ोर हो जाएगा। तो वो अफीम को आने नहीं देना चाहते थे। लेकिन ब्रिटेन चाहता था कि अफीम का ट्रेड वहाँ चलता रहे और वो लाभ कमाए। इसलिए ब्रिटेन जो है वो अधिक से अधिक बंदरगाहों को खोलना चाहता था ब्रिटिश व्यापार के लिए। ब्रिटेन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र खुले ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए चीन में, और चीन इसका विरोध कर रहा था। चीन ने कई बार जो है अफीम के ट्रेड पर प्रतिबंध लगाया। एक बार तो वहाँ प्रतिबंध ही लगा दिया गया कि कोई अफीम ट्रेड नहीं करेगा, और अगर अफीम कहीं पाई जाएगी तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा। इसी क्रम में बहुत बड़ी मात्रा में अफीम नष्ट भी कर दी गई। तो इसी कारण कुछ तनाव बढ़े और उन्हीं तनाव के कारण अफीम का युद्ध हुआ। मैंने बताया कि 2 अफीम के युद्ध है। पहला तो जो है 1840-42 में हुआ, जो ब्रिटेन और चाइना के बीच हुआ। जो दूसरा अफीम युद्ध है वो 1858-60 के बीच में हुआ, और ये जो है इसमें ये भी ब्रिटेन और चाइना के बीच ही हुआ, लेकिन इसमें फ्रांस भी ब्रिटेन के साथ था। क्योंकि ये देखो, फ्रांस है, दूसरी औपनिवेशिक शक्तियां, वो भी चाहते थे कि चीन में कोई ना कोई जगह उनको मिल जाए। तो इस बार जो है इनका पलड़ा और भारी था और इन्हें बड़ी आसानी से चीन को हराया। इसमें तो ब्रिटेन ने चीन को हराया ही था, इसमें भी हराया। और इन दोनों विजय के कारण, या आप कहें कि चीन की इन दोनों युद्धों में पराजय के कारण, इन यूरोपीय शक्तियों ने चीन में बड़े बड़े क्षेत्रों पर अधिकार तो नहीं किया, पर वहाँ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। नए नए बंदरगाह खुले। आप देखिए कि इसके बाद एक नानकिंग की संधि हुई थी, नानकिंग की संधि, ट्रीटी ऑफ नानकिंग, नानकिंग की संधि। इसके बाद एक टिंटसिन की संधि हुई थी। तो इन संधियों के द्वारा नए नए बंदरगाह, नए नए क्षेत्र, नए नए समुद्र के किनारे जो है वो खुलवा लिए गए, बलपूर्वक खुलवा लिए गए यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए, ब्रिटेन के लिए, फ्रांस के लिए। नानकिंग की संधि के द्वारा 5 बंदरगाह खुलवाए गए और अफीम की अनुमति मिली, अफीम के व्यापार की इनको। और यहाँ तो 11 बंदरगाह खुलवा दिए गए, जिसमें कुछ फ्रांस को मिले, कुछ ब्रिटेन को मिले, बाद में अमेरिका भी आ गया, बाद में रसिया भी आ गया, और बहुत सारे धीरे धीरे कई यूरोपियन और वेस्टर्न जो है जो औपनिवेशिक पावर्स थे, उन्होंने चाइना के बंदरगाह वाले, जो किनारे वाले तटीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से ये देखिए कब की बात है, ये 19वीं शताब्दी के मध्य की बात है। और ये जो कॉलोनियल एक्वायरमेंट था, इट वेंट ऑन, चलता रहा, और धीरे धीरे चीन के बड़े भाग पर अधिकार हो गया इन्हीं का। देखिए शासन इसी का रहा, शासन मंचू वंश के ही है, शासिका अभी भी सुहसी है, लेकिन इनका प्रभुत्व बढ़ता गया। और धीरे धीरे, जैसे कि कहा जाता है कि व्यापारिक जहाज के पीछे हमेशा राजनीतिक झंडा होता है। देयर इज ऑलवेज ए पॉलिटिकल फ्लैग बिहाइंड ए ट्रेड शिप।
तो ट्रेड जो पहले तो व्यापार के लिए आए ये लोग, और जैसे जैसे व्यापार के अधिकार मिलते गए, जैसे जैसे व्यापार की दूसरी शक्तियां मिलती गई, वैसे वैसे उन्होंने राजनीतिक अधिकार भी जमाना शुरू किया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू किया, अपनी पूंजी लगाना भी शुरू किया। तो वो सारा लाभ लेकिन खुद ही कमाते थे। यहाँ ट्रेन चलाना, ब्रिटेन ने तो यहाँ ट्रेन, चाइना में जो शुरुआती, जैसे भारत में शुरुआती ट्रेन ब्रिटेन ने ही चलाई, ऐसे चीन में भी शुरुआती ट्रेन जो है ब्रिटेन ने ही चलाई है। इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, लाभ कमाना शुरू किया। तो ये सारा कुछ जो है चीन में जो है यूरोपीय शक्तियों ने करना शुरू किया। तो एक पक्ष तो ये है, लेकिन दूसरा पक्ष आप देखिए, दूसरा पक्ष ये कि चीनी लोग चीन के इन क्षेत्रों पर यूरोपीय शक्तियों के अधिकार से बहुत दुखी थे, दुखी होंगे। उनको लगता था कि साहब इससे चीनी संस्कृति समाप्त हो रही है, इससे चीन में ईसाई धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, चीन का जो कन्फ्यूशियस धर्म है वो पीछे हो रहा है, क्रिश्चियनिज्म बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन का बुरी तरह आर्थिक शोषण हो रहा है, चीन का सारा लाभ ये लोग ले जा रहे हैं। तो चीनी लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। चीन में इस औपनिवेशिक जो कब्जा हो रहा था इसके विरुद्ध विद्रोह हुए, और कई विद्रोह हुए। आप देखिए, एक ताइपिंग विद्रोह है, टाइपिंग नहीं है, ताइपिंग है, ताइपिंग विद्रोह। ये तो 1860 में ही हो गया था, 1860 से लेके लगभग जो है, बल्कि और पहले 1850 से लेके लगभग 64 तक चला टाइपिंग विद्रोह। जे चुआन नाम का एक बड़ा लीडर था, उसके नेतृत्व में बड़ा ज़बरदस्त विद्रोह हुआ, और इसमें कई मतलब ये जो विद्रोह होता था उनका, देखो चीनियों की बड़ी दिक्कत थी। चीनी दो लोगों से परेशान थे, एक तो इन विदेशियों से परेशान थे, और दूसरा इनकी अक्षमता से परेशान थे, क्योंकि इनका ध्यान विलासिता में लगा था, ये अक्षम थे। ये इन्हीं की कमजोरी के कारण ऐसा हो रहा था कि चीन में जो है विदेशी शक्तियां आती जा रही थी, और धीरे धीरे वो धंसती जा रही थी। तो चीनी लोगों ने ये जो विद्रोह किया तो इनके विरुद्ध, लेकिन आक्रोश जो है इन विदेशियों के प्रति भी था इस पूरे विद्रोह में। तो ये ताइपिंग विद्रोह हुआ, जिसमें कुछ दिनों तक चीन के एक बड़े भाग की सत्ता इन्हीं के पास रही, विद्रोहियों के पास। उन्होंने एक राज्य स्थापित कर दिया था जिसको ताइपिंग तियन कुओ कहा गया, ताइपिंग तियन कुओ ये कहा गया। तो ये विद्रोह जो है कई दिनों तक चलता रहा, और इन्होंने जो है सत्ता संभाली। लेकिन अल्टीमेटली चूंकि ये जो विद्रोह था ये इसके विरुद्ध था, लेकिन हित तो किसके मारे जा रहे थे? यूरोपियन व्यापारियों के, यूरोपियन जो औपनिवेशिक शक्तियां थी। तो उन्होंने सुहसी की हेल्प की और इस विद्रोह का दमन करवाया। तो धीरे धीरे इस दमन के कारण भी देखिए, इस दमन के दो प्रभाव हुए। इस दमन से लोगों में विदेशियों के प्रति जो आक्रोश था वो बढ़ा, क्योंकि दमन तो उन्हीं ब्रिटिश व्यापारियों ने या ब्रिटिश शक्तियों ने, फ्रांस ने, बेल्जियम ने, जर्मनी ने, इन्होंने किया है, अमेरिका ने किया है। तो उनके विरुद्ध आक्रोश बढ़ा। लेकिन दूसरी चीज़ एक बड़ी मजेदार हुई कि जैसे ये विद्रोह हुआ, इस विद्रोह का दमन किया गया। चूँकि अंग्रेजों ने, चूँकि यूरोपियन ने इसका दमन किया है, इसलिए उन्होंने बड़ी मात्रा में इनसे क्षतिपूर्ति मांगी, पैसा लिया, और वो पैसे के लिए इन्होंने लोगों पर कर लगाया। तो लोगों पर और ज़्यादा करों का बोझ बढ़ता गया। अब लोग कर दे रहे थे इसको, और ये दे रही थी यूरोपियन शक्तियों को, क्योंकि उनको इस विद्रोह के दमन का क्षतिपूर्ति देनी थी, खर्चा देना था। और भी विद्रोह हुए। आप देखिए कि एक बॉक्सर विद्रोह हुआ है, ये बड़ा प्रसिद्ध विद्रोह है, इसको याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में भी, अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछा गया है। बॉक्सर विद्रोह, बॉक्सर रिवोल्ट। बॉक्सर रिवोल्ट वाज हेल्ड इन 1899 और 1900। बॉक्सर विद्रोह हुआ। ये तो बड़ा जबरदस्त विद्रोह था, बहुत हिंसक विद्रोह था, और ये प्योरली विदेशियों के प्रति था। और ये वो पीरियड है, देखिए ये लगभग 30-35 साल बाद का है। तो इस समय तक जो तुसु-हसी की सरकार थी, ये भी विदेशियों से थोड़ी आजिज आ गई थी, थोड़ी परेशान हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि बॉक्सर विद्रोह में तो इनकी सरकार ने भी दबे रूप में इनडायरेक्टली जो है विद्रोहियों की सहायता की। अब इस बार जो है विद्रोही थे, ये थे एक तरफ, और दूसरी तरफ थे विदेशी, ब्रिटिश, फ्रेंच, अमेरिकन्स। लेकिन उन सब ने इस विद्रोह का, यूरोपियंस थे वो सब जो है वो इस चीन के विरुद्ध जो है, खासतौर पे विद्रोहियों के विरुद्ध भी और सुहसी के विरुद्ध भी उन्होंने इसका ज़बरदस्त दमन किया। और इसके बाद एक संधि की उनसे,
और इस संधि के द्वारा बड़ी मात्रा में जो है चीन को क्षतिपूर्ति अपनी देनी पड़ी। और इसी संधि के बाद हांगकांग जो है वो ब्रिटेन को दे दिया गया, जो अभी कुछ दिनों पहले ही चाइना को वापस मिला है, 100 वर्ष के लिए दिया गया था। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है वो विदेशी जो है उनका कब्जा बढ़ता जा रहा था। अब इस पूरे क्रम में जो है लोगों का, मैंने बताया कि असंतोष बढ़ रहा था, और असंतोष का ही एक परिणाम था कि फिर एक क्रांति हुई 1911 में। 1911 की ही चीनी क्रांति बोलते हैं, या चीनी क्रांति बोलते हैं उसको, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन बोलते हैं, 1911, जो डॉक्टर sun यat-sen के नेतृत्व में हुई। डॉक्टर sun यat-sen चीन के एक बड़े लीडर है और बड़े नेशनलिस्ट लीडर है। भारत में जो स्थान गांधी जी का है, जो स्थान साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का है, जो स्थान तुर्की में कमाल मुस्तफ़ा पाशा का है, और लगभग वही स्थान जो है चीन में डॉक्टर sun यat-sen का है। बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे और उन डॉक्टर ही थे, ही वॉज ए फिजिशियन, और उनके नेतृत्व में बड़ा एक ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। और उसके बाद जो है ये जिसको हम चीनी क्रांति कहते हैं, और उस क्रांति के बाद जो है चीन में पहली बार जो है राजतंत्र समाप्त हुआ। मंचू वंश का राजतंत्र समाप्त कर दिया गया इस चीनी क्रांति के बाद, और चीन में पहली बार एक नेशनलिस्ट, एक डेमोक्रेटिक सरकार स्थापित की गई। और उसके लीडर बने, इसको मिटा देते हैं, उसके लीडर बने युवान शिकाई। युवान शिकाई के नेतृत्व में एक सरकार जो है वो गठित की गई 1911 में, युवान शिकाई के नेतृत्व में। और इस सरकार ने काम कर, हालांकि ये सरकार भी ठीक से काम नहीं करी, क्योंकि देखिए इसकी लीडरशिप एक्चुअली लेनी थी डॉक्टर sun यat-sen को, क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने ही किया था। 1911 की जो चीनी क्रांति है दैट वाज एक्चुअली लेड बाय डॉक्टर sun यat-sen। पर चूंकि sun यat-sen ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी विचारधारा के थे, तो उनको लगा कि देश के निर्माण में जो है इतनी क्रांतिकारी विचारधारा ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने सरेंडर किया और लीडर बने ये। लेकिन युवान शिकाई ने धीरे धीरे करके वापस इसको जो है राजतंत्र की ओर ले गए, और उन्होंने एक मिंग वंश का शासन स्थापित किया था, मिंग डायनेस्टी। हालांकि वो भी ज़्यादा नहीं चली, युवान शिकाई, और उसके बाद जो है चियांग काई शेक जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब देखिए इस पूरे पीरियड में चीन में जो है काफ़ी कुछ चेंज हो गए। राजतंत्र पुराना समाप्त हो गया, नया एक लोकतांत्रिक सरकार बनी। हालांकि वो भी राजतंत्री सरकार बन गई, क्योंकि युवान शिकाई ने अपने ही परिवार के लोगों को बढ़ावा दिया। और इस बीच जो है चीन में साम्यवादी विचारधारा भी आ रही थी, कम्युनिस्ट थॉट्स भी आ रहे थे, क्योंकि रूस इसको बढ़ावा दे रहा था। एक मिखाइल बोरोडिन नाम के लीडर थे, उन्होंने चीन में साम्यवादी विचारों को प्रचार प्रसार किया। इस समय तक रूस में क्रांति हो गई थी 1917 में लेनिन के द्वारा। तो साम्यवादी विचार जो है चीन में आया, और साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो है चाइना में बनी। और उसी में से एक लीडर थे माओ त्से तुंग, जिनको माओ कहा जाता है। यही वो माओ त्से तुंग है जिनके नाम से माओवाद प्रसिद्ध है, माओइज्म प्रसिद्ध है। माओ का वाद यानी माओवाद, जैसे गांधी का गांधीवाद वैसे माओ का माओवाद। तो माओ त्से तुंग जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बने चाइना में, और इन्होंने जो है बार बार ये मांग की कि साहब केवल राष्ट्रवादी, केवल लोकतांत्रिक अधिकार ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करनी होगी, किसानों के हितों की रक्षा करनी होगी, किसानों को भूमि का मालिकाना हक देना चाहिए, श्रमिकों को जो है उद्योगों का मालिकाना हक देना चाहिए। तो इन्होंने जो है साम्यवादी विचारधाराओं को, कम्युनिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा दिया। हालांकि शुरू में इनका बहुत दमन हुआ है, और इस दमन में जो है चीन का साथ दिया अमेरिका ने भी चीन का साथ दिया, क्योंकि अमेरिका कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ने नहीं देना चाहता था। इसलिए जो है चीन के ये जो चियांग काई शेक की सरकार है, इसने भी और अमेरिका ने भी इन सब का दमन किया। इसी दमन के क्रम में आपने पढ़ा होगा कहीं पर कि इन जो कम्युनिस्ट है, इनको जो है 1930 में एक यात्रा करनी पड़ी, जिसको ग्रेट मार्च कहते हैं, महान यात्रा कहते हैं। बहुत लंबी यात्रा। कैंटन इनका केंद्र होता था चीन में। तो कैंटन से बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट चाइना में एक शेंशी नाम की जगह थी, वहाँ चले गए ये लोग। इनको अपना पूरा सेंटर ही बदलना, बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज़, वो अत्याचार जो चियांग काई शेक की सरकार द्वारा किए जा रहे थे इनके ऊपर, उसके कारण जो है इनको जाना पड़ा।
इस पूरी पैदल यात्रा हुई, बड़ी महान यात्रा कहलाती चीन में, और चीन में कम्युनिस्ट शासन के इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है, ग्रेट मार्च। तो इन सबको वहाँ जाना पड़ा, लेकिन वहाँ जाने से इनको एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। देखिए क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जब जापान बहुत अपने साम्राज्यवाद पे चल रहा था, तो जापान ने चीन के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, खासतौर पे मंचूरिया पर। मंचूरिया जापान के निकट भी था, चीन के उत्तर पूर्वी भाग में है मंचूरिया, और वहाँ पर वन भी थे, खनिज भी थे। इन सब अपने उद्योगों के विकास के लिए जापान ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो जापान ने कई दिनों तक इस पर कब्जा किया, लेकिन आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार गया। अमेरिका ने उसको वहीं पर बम फेंके थे और उस कारण जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान ने सरेंडर किया तो जापान को मंचूरिया से हटना पड़ा। और उस परिस्थिति का देखिए बड़ा मज़ेदार सारा घटनाक्रम है। जापान ने 1935 में यहाँ पर मंचूरिया पर कब्जा किया। बाद में जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया, सरेंडर किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उसके कारण उसको मंचूरिया से भी हटना पड़ा। तो अब मंचूरिया में एक प्रकार की वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक प्रकार की रिक्तता क्रिएट हुई, और उसी का लाभ लिया माओ त्से तुंग ने, और उसने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। और मंचूरिया में उन्होंने अपनी एक कम्युनिस्ट सरकार इस्टेब्लिश की। धीरे धीरे यहाँ पर माओ और कम्युनिस्ट जो है शक्तिशाली होते गए, और वो इनसे लड़ रहे थे, चियांग काई शेक से। चियांग काई शेक, देखो यहाँ पर दो प्रकार की सत्ता थी। एक जो शासन था चीन में वो चियांग काई शेक का था, जो राष्ट्रवादी थे, और दूसरा एक शक्ति थी माओ त्से तुंग की शक्ति, जो कम्युनिस्ट थे। दोनों में टकराव हो रहा था, और अल्टीमेटली वो टकराव धीरे धीरे सैन्य संघर्ष में बदला, और उस सैन्य संघर्ष में माओ त्से तुंग को विजय मिली। और 1949 में माओ त्से तुंग ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां थी, जिसमें अमेरिका भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं रह गया था, चियांग काई शेक भी कमज़ोर हो गया था, उन परिस्थितियों का लाभ उठाकर माओ त्से तुंग ने पूरे चाइना पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखिए, इसमें केवल परिस्थितियां नहीं, वहाँ के लोग जो है वो भी माओ त्से तुंग के पक्ष में हो रहे थे, क्योंकि माओ त्से तुंग के जो वादे थे वो बड़े लोक लुभावन थे। मैंने बताया कि वह श्रमिकों को कह रहे थे कि आपको उद्योगों का स्वामी बनाया जाएगा, कृषकों को कह रहे थे कि आपको भूमि का स्वामी बनाया जाएगा, पूरी समानता पर आधारित, इक्वलिटी पर बेस्ड एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो लोग बड़ी जल्दी जो है उनसे प्रभावित हुए। लोगों के समर्थन से, चीन की परिस्थितियां कमज़ोर होने के कारण, इन सब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का लाभ उठाकर माओ त्से तुंग ने 1949 में चीन में जो है कम्युनिस्ट सरकार स्थापित की। इट वॉज द फर्स्ट एवर चाइनीज गवर्नमेंट इन इट वॉज द फर्स्ट एवर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन चाइना। चीन में पहली साम्यवादी सरकार थी, और चीन को नया नाम दिया गया चीनी जनवादी गणतंत्र। चीनी जनवादी गणतंत्र, जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। चीन का एक्चुअल नाम यह है PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में की गई। तो इस तरह से चीन में एक साम्यवादी सरकार बनी। ध्यान रखना, चीन में साम्यवादी सरकार बनने के कारण चीन में जो है केवल एक ही दल का प्रभाव है, और वो दल है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और वही शासन करती है। देयर इज नो टू पार्टी, देयर इज नो मल्टी पार्टी सिस्टम इन चाइना। चीन में कोई बहुदलीय, कोई द्विदलीय व्यवस्था नहीं है, एक ही दल है, और वो है कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी के लीडर वहाँ पर शासक बनता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री बनता है। तो अभी भी जो शी जिनपिंग है वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर है। तो जो भी कम्युनिस्ट पार्टी का अपना एक संगठन है, जिसकी जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसको हम पोलित ब्यूरो कहते हैं। चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका बड़ा संगठन है, उसका जो टॉप एग्जीक्यूटिव है वो है पोलित ब्यूरो, और पोलित ब्यूरो ही अपने लीडर का चुनाव करता है, और वही चीन का प्रधानमंत्री बनता है। तो वर्तमान में जो शी जिनपिंग है, ही वॉज इलेक्टेड बाय पोलित ब्यूरो। लोग नहीं चुनाव करते, वहाँ कोई चुनाव नहीं होता। तो इस तरह से चीन जो है वो एक आधुनिक राज्य के रूप में बना है। तो फ्रेंड्स, ये चीन का आधुनिक इतिहास है, और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मैं हमेशा कहता हूँ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, और आप नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। हैव ए गुड डे, थैंक यू।